वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शेर जंग ने हाथी मारा, और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। इसकी मुसन्निफ़ा का नाम है ओलिवर स्मिथिस। अच्छा, किताब में उर्दू में ये ओलाइव लिखा हुआ है, इसलिए मैं इससे पहले ओलाइव भी पढ़ती रही हूँ, और कहानी के अंदर भी जहाँ भी ज़िक्र आया है तो ओलाइव लिखा हुआ था, लेकिन नेट पे चेक किया है तो ये ओलिवर है, ओलिवर स्मिथिस। एक मर्तबा एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। बेचारे की हालत निहायत काबिल रहम थी। सूखे हुए रुखसारों पर आंसू बेतहाशा बह रहे थे। उसने बताया, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कुल कायनात 5 भैंसें थी। ये जानवर जंगल के करीब घास चाह रहे थे कि शेर और शेरनी ने हमला किया और सबका सफाया कर दिया, और मैं सिवाय चीख पुकार के कुछ भी ना कर सका। मैं तबाह हो गया हूँ। अपनी बिपता सुनाकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे उस गरीब पर बहुत तरस आया। शेर आमतौर पर बैक वक्त एक से ज़्यादा जानवरों का शिकार नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात गले में घुसकर तबाही मचा देते हैं। ऐसा उस वक्त होता है जब शेर पागल हो जाता है या शेरनी के सामने अपनी कुव्वत का इजहार करना चाहता है। हम उस बूढ़े आदमी के साथ गए और उस जोड़े को मार डाला, शेर को मचान पर बैठकर और शेरनी को हाथी पर। हमने उस गरीब आदमी को कुछ रुपया भी दिया, मगर ज़ाहिर है 5 भैंसों की कीमत जमा करने में उसे कई साल लगे होंगे। हमारे अर्दली जानवरों की खाल उतारने और उन्हें महफूज करने में माहिर थे। खाल उतार कर राख और नमक मलते और खोंटियों से जड़ देते। देहाती शेर का गोश्त लेने पहुंच जाते और उसे जादू टोने में इस्तेमाल करते। एक मर्तबा चंद अमरीकी हमारे इलाके में आए। कई रोज़ तक हमारे साथ मिलकर शिकार करते रहे। वो जिस जानवर को मारते उसका गोश्त ज़रूर चखते। उन्होंने शेर, रीछ, चीते और दूसरे कई जानवरों का गोश्त चखा। एक रोज़ कहने लगे, हम गिद्ध का गोश्त भी चखेंगे। एवलीन भौंचका होकर रह गया। तेज़ी से बोला, गिद्ध मुकद्दस परिंदे हैं और यहाँ हिंदुस्तान में उन्हें किसी हालत में नहीं मारा जा सकता। कभी कभार हम दरियाए सरदा के किनारे टानकपुर में कैंप लगाते। सरदा का शुमार हिमालय के बड़े दरियाओं में होता है। जिस जगह ये दरिया पहाड़ियों से उतरकर मैदान में कदम रखता है, वहाँ इसका पाड़ तकरीबन 1 मील चौड़ा है। दरिया की तह में बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं और शीशम के दरख्तों के जजीरे भी। टानकपुर दरिया से तकरीबन 60 फुट ऊपर एक छोटा सा कस्बा है। ये रेलवे का आखिरी स्टेशन है। एक बाज़ार और चंद बंगले भी हैं जो दरिया के किनारे बुलंदी पर सर उठाए खड़े हैं। दरिया के पार नेपाल के घने जंगलात से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं। दरिया में नाव चलती है जिसके ज़रिए मुसाफिर इधर से उधर आते जाते रहते हैं। मौसम सरमा में टानकपुर पर बहार आ जाती है। बुलंद पहाड़ियों में रहने वाले लोग यहाँ चले आते हैं। जंगलात के ठेकेदार इमारती लकड़ी के शहतीर बड़े पैमाने पर बरामद करते हैं। मौसम बरसात में टानकपुर बिल्कुल उजाड़ हो जाता है। आबो हवा सेहत के लिए बहुत ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब कि सारी आबादी शहर से निकल जाती है। पहाड़ी लोग पहाड़ों का रुख करते हैं और ठेकेदार मैदानों में अपने घरों की राह लेते हैं। दरिया में तूफ़ानी आती है तो नेपाल के साथ तमाम ज़राए मवासलात मुनक़ता हो जाते हैं। एक शाम का जिक्र है, सूरज मग़रिबी उफ़क़ से जा लगा था और धुंधलका फैलता जा रहा था। हम महकमा जंगलात के बंगले में बैठे दरियाए सरदा के शफ़क़ से सुर्ख पानी का नज़ारा कर रहे थे कि हमारी नज़र 3 आदमियों पर पड़ी। वो कुछ फासले पर दरिया में जाल डाले मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ थे। अचानक घास के करीबी जजीरों में से 2 शेर और एक जवानी की उम्र को पहुंचा हुआ बच्चा निकला। आदमी उन्हें देखते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए। शेर शोर सुनकर दरिया की खुश्क तलहटी की तरफ बढ़े और फिर दाएं किनारे पर फैले हुए जंगल में गायब हो गए। जंगली हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ आई। फिर ज़ोर से शेर गरजा।
ہم نے دوربینیں لگا لیں، اتنے میں ایک دنتیلا ہاتھی جنگل میں سے چیختا چنگاڑتا ہوا برآمد ہوا اور دریا کی خشک تلہٹی کی طرف دوڑا۔ اس پر 2 شیر بڑے خوفناک انداز میں جھپٹ رہے تھے، خون اس کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ کھلے میدان میں آتی ہاتھی رک گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ ہم دم بخود یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ کبھی شیر ہاتھی پر حملہ کر کے اسے دور تک پسپا کر دیتے اور کبھی ہاتھی انہیں دھکیلتا ہوا واپس جنگل کی طرف لے جاتا۔ اندھیرا پھیل گیا لیکن لڑائی جاری رہی۔ ہاتھی کی چنگاڑ اور شیروں کی گرج سے فضا لرز رہی تھی۔ پھر چاند نکل آیا، لڑائی کا وہی زور تھا۔ رات کے 11 بجے کہیں شور کم ہوا، پھر آہستہ آہستہ سناٹا طاری ہو گیا اور شیر جنگل میں غائب ہو گئے۔ اگلی صبح ہم میدان جنگ کا جائزہ لینے گھر سے نکلے۔ بنگلے کے بالکل نیچے دریا کے کنارے ہاتھی مردہ پڑا تھا۔ شیروں کا کہیں نام نشان نہ تھا۔ ہاتھی پر نظر ڈالی، سونڈ بالکل صحیح سلامت تھی، خراش تک نہ آئی تھی، لیکن آنکھیں دونوں نکلی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے ارد گرد گہرے زخم تھے۔ سر، گردن، پشت اور پچھلے حصے سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑے ہوئے تھے اور گلا بالکل چاک تھا۔ ہم دیر تک سوچتے رہے، شیروں اور ہاتھی میں لڑائی چھڑی تو کیسے؟ دونوں جانور ایک دوسرے کو چھیڑنے سے کتراتے ہیں، خصوصاً دنتیلے ہاتھی سے تو شیر بے حد گھبراتے ہیں۔ غالباً شیر کا بچہ اس مصیبت کا باعث ہوا۔ شاید وہ غلطی سے ہاتھی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ ہاتھی نے لات رسید کی۔ بچے کی چیخ سن کر شیرنی ہاتھی پر ٹوٹ پڑی اور پھر شیر بھی اس جنگ میں شریک ہو گیا۔ زخموں سے شیروں کے طریقے جنگ کا پتہ چلتا تھا۔ وہ ہاتھی پر سامنے سے حملہ آور نہیں ہوئے ورنہ سونڈ کے پرخچے اڑ جاتے۔ غالباً ایک شیر ہاتھی کو سامنے سے ڈراتا رہا اور دوسرا اس کی پیٹھ پر جا بیٹھا اور اسے دانتوں سے کاٹتا اور پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑتا رہا۔ پھر وہ اس کے سر پر بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی آنکھیں نکال کر پھینک دیں۔ غریب ہاتھی اندھا اور شدید زخمی ہونے کے بعد ڈگمگاتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا، ابری ہوئی چٹان سے ٹکرا کر گر پڑا اور شیر نے اس کا گلا چیر ڈالا۔ اس طرح انہوں نے اپنے بچے کا خوفناک بدلہ لے لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہاڑ ایسی لاش کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ دریا کی تلہٹی میں گڑھا کھودنا مشکل تھا کیونکہ وہاں بڑی بڑی چٹانیں تھیں۔ ایک رینجر سے مشورہ کر کے لاش بڑے بڑے پتھروں سے ڈھانپ دی، لیکن چند روز بعد سڑانٹ آنے لگی۔ آخر لکڑیوں کا ڈھیر لاش پر رکھا اور 100 گیلن تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی جو کئی روز تک جلتی رہی۔ اس کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، مارچ سن 1973۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔